Hello students, welcome back in Harpreet's Biology. Okay, today we will discuss the construction of first artificial recombinant molecule. So आज हमारा ये टॉपिक रहेगा और कोशिश करेंगे कि इसको मैंने आपके लिए एक छोटा सा नोट तैयार किया है ताकि सिंपल वे में आप जो इसको यहाँ से समझ सकें, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर भी इसको बताया गया लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाए हुए। ओके, तो बड़े आराम से इसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम हो सकता है कि टेक्स्ट बुक से भी इसको कम्प्लीट करें। ओके, सो अगर हम बात करें कि जो आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट टाइम बना था तो वो किसने बनाया था और किस तरह से बना, उसके लिए हमारे पास कुछ डिस्कवरीज थी। जैसे मैंने बोला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो था उसने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो आज आपको पता चलेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे लाइगेज, अनदर एंजाइम दैट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, एंड अनदर इज़ पॉलीमरेज एंजाइम। सो ये कुछ एंजाइम थे जिनके बिना आप बोलो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ए रिकम्बिनेंट डीएनए, और it is not possible to go ahead with the recombinant DNA technology. So अगर हम बात करें कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो जैसे टेक्स्ट बुक है उसी का फ्लो चार्ट है ये। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1972 के अंदर स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया, आइसोलेट किया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। कहाँ से? दैट इज फ्रॉम प्लाज्मिड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या है। सो प्लाज्मिड एक आप बोल सकते हो ऑटोनोमस बॉडी है जो बैक्टीरिया के अंदर है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हो आप, जो एक्स्ट्रा डीएनए बोल सकते हो बैक्टीरिया के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और विदाउट द परमिशन ऑफ डीएनए ये ही मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ऐसे ज़्यादातर डीएनए ही होते हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये प्लाज्मिड जो है खुद व खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी थी प्लाज्मिड की, ये साइंटिस्ट के सामने आई और उन्होंने इसी क्वालिटी को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। ओके, सो प्लाज्मिड के अंदर इन्होंने एक जीन देखा जो जीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था किसके अगेंस्ट, एक एंटीबायोटिक के। अब इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मीनिंग क्या था, मतलब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में समझाता हूँ। डायग्राम बना के मान लो कि हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है। ओके, इस बैक्टीरिया के अंदर इसका अपना डीएनए आ गया और मान लो साथ में ही क्या है इसके पास, ये एक प्लाज्मिड आ गया और इस प्लाज्मिड के अंदर ये छोटा सा इतना सा जो मैंने यहाँ पे बनाया ये जीन आ गया। ये वाला जो पोर्शन है ये जीन जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब मान लो कि ये एंटीबायोटिक है एम्प्लीसिन। क्या है ये? एम्प्लीसिन। तो अगर ये एम्प्लीसिन है इट मीन्स कि अगर एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस बैक्टीरिया को आप किसी भी ऐसे मीडियम में डाल दो जिसके अंदर एम्प्लीसिन है, तो इस एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस के कारण, इस जीन के कारण ये उसके अंदर डेवलप कर सकता है। मतलब इसकी लाइफ साइकिल में, इसकी ग्रोथ में, इसकी मल्टीप्लिकेशन में, इसकी रिप्रोडक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस एम्प्लीसिन के अगेंस्ट इसके पास एक जीन है। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन द प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड के अंदर है। यहाँ तक आ गया समझ? ओके, सो अगर आपको समझ आ गया तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसी जीन को यहाँ से आइसोलेट किया, लेकिन किया किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ऐसे एंजाइम जो सीजर का काम करते हैं। ओके, जैसे सीजर किसी भी चीज़ को काट सकती है, उसी तरह से ये एंजाइम्स हैं जो डीएनए को काट सकते हैं, लेकिन अब इनको हमने नाम दिया हुआ दैट इज़ मॉलिक्यूलर सीजर। इनको आप नाम देते हो मॉलिक्यूलर सीजर। कई बार बड़ी बार पूछा था व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर सीजर। सो मॉलिक्यूलर सीजर आर द सीजर्स दैट कट द डीएनए एट डिफरेंट साइट्स पे उनको काटेंगे। ओके, साथ साथ में हर चीज़ को क्लियर भी करना है। यहाँ पे मैंने चार्ट तो बनाया लेकिन हर चीज़ को समझेंगे भी साथ साथ। सो स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने आइसोलेट किया एक जीन को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था प्लाज्मिड के अंदर, उसको किया विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जब इनको वहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आइसोलेट किया, फिर क्या किया इन्होंने, कट पीस ऑफ द डीएनए लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, और यहाँ पे लिखा है वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे पहले वेक्टर को समझेंगे फिर उसको समझेंगे। सो व्हाट इज़ वेक्टर?
वेक्टर किसको बोलेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों का वेक्टर किसको बोलते हैं। तो मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो आप अपने घर से कहीं पे जा रहे हो, ओके, आप अपने घर से कहीं पे जा रहे हो, तो आप किसी कार के अंदर जाते हो, तो मान लो कार क्या होगी, एक वेक्टर होगी। अब कार एक वेक्टर है, तो वो वेक्टर क्या करेगा, किसी न किसी चीज़ को कैरी करेगा। तो किसको कैरी करेगा, वो कैरी करेगा किसी न किसी इंसान को जिसके लिए वो बना हुआ है। सो जो चीज़ उसके ऊपर बैठेगी, ओके, तो वो आ गया, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। और साथ जो पूरा का पूरा डीएनए हुआ जो उसको कैरी करेगा, जैसे कार कैरी करी है तो उसको आप बोलोगे वेक्टर। इसी तरह से हमने बोला कि अभी एक डीएनए हम निकाल के लाए हैं, कहाँ से, जो रेजिस्टेंस दे रहा था किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। मान लो ये आ गया, हमने इसको निकाल लिया बाहर, जब इसको बाहर निकाला ये आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए। अब इसको किसी और डीएनए के अंदर डालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, एक वेक्टर को चूज़ कर लिया, ओके। तो मान लो ये हमारे पास वेक्टर आ गया, ओके। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे कलर ले लिया आपके, ओके, ये वाला, तो मैंने क्या किया, अब ये वाला कलर ले लेते हैं इसके लिए, तो ओके, ताकि हमें थोड़े आराम से कर सकें। तो अब येलो को रहने दो, ऊपर वाला लेते हैं, ओके। सो इस कलर को, ये आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने अब क्या किया, इस वेक्टर के अंदर भी कट लगाएंगे, ताकि और जो जिस एंजाइम से कट हम यहाँ पे लगा रहे हैं उसी एंजाइम से कट हमने यहाँ पे भी लगाना है, ताकि एक साइड बन सके और उतना ही साइज़ का कट हो, ताकि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन लिया है, वो उसके अंदर इंसर्ट हो सके। तो इतना याद रखना, हम अलग अलग तरह के एंजाइम नहीं लेंगे। जिससे हम वेक्टर के अंदर कट लगा रहे हैं वही हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी कट लगाएंगे, ताकि सेम स्पेस सेम फ्रेगमेंट क्रिएट कर सकें, ओके। देन वी इंसर्ट दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। अगर हम इसको फिर से कलर से बताएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलते हैं कि मान लो ये हमारे पास आ गया, दिस इज़ वेक्टर। अब हमने वेक्टर ले लिया और हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो किस कलर का था, वो था हमारे पास इस कलर का। तो हमने अब इसको क्या कर दिया, इसके अंदर ये डाल दिया, ओके। अब देखो हमारा ये आ गया हमारे पास वेक्टर और ये आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बताओ, ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें 2 डीएनए हैं, इट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर बना वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों जो हैं मिलके एक नया डीएनए बना रहे हैं। उस डीएनए को बोलते हो रिकम्बिनेंट डीएनए। यहाँ तक आया समझ। मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या हो गया, एक आ गया वेक्टर प्लस दैट इज़ इंसर्टेड जीन। अब वो इंसर्टेड जीन कुछ भी हो सकता है, अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इससे बन जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे एंजाइम्स का नाम लिखा हुआ है। जैसे ने बोला कि वो कट पीस को आपने क्या कर दिया, डीएनए के लिंक्ड कर दिया प्लाज्मिड डीएनए के साथ, जिसको अभी मैंने वेक्टर बोला। तो वेक्टर के साथ आपने इसको जोड़ दिया तो बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। लेकिन जब कोई भी आप डीएनए को लगाओगे तो उसको फिक्स करने के लिए भी कुछ न कुछ चाहिए होगा। जैसे आप अगर 2 पीसीज लेते हो प्लास्टिक के, तो उनको जोड़ने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। वैसे ही डीएनए को आपस में फिक्स करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक और एंजाइम था एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड लाइगेज। तो इसको लर्न करना है आपको बाय हार्ट कि लाइगेज एंजाइम जो था वो जोड़ने का काम करता था और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो डीएनए को तोड़ने का या कट करने का काम करता था। इट मीन्स कट करना भी ज़रूरी है ताकि हम दूसरे जीन को डाल सकें और जोड़ना भी ज़रूरी है ताकि हम उसको फिक्स कर सकें। यहाँ तक आ गया समझ। अब आप क्या करोगे, मान लो कि जो आपके पास डीएनए बन गया, अभी मैंने बनाया था जैसे ये हो गया। अब हमें एक नहीं चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बने, क्योंकि एक से हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर मान लो आप इंसुलिन का ही कोई नई चीज़ बना रहे हो तो आपको चाहिए इंसुलिन लाखों करोड़ों में मॉलिक्यूल्स। अब आप क्या करोगे, तो इट मीन्स अब आप क्या करोगे, उस डीएनए, दिस डीएनए हैविंग एंटीबायोटिक resistance, okay, this DNA having antibiotic resistance gene is called recombinant DNA। इसको बोल दिया। अब आप इसको क्या करोगे, होस्ट के अंदर डालोगे। अब तीसरा कंसेप्ट आ गया होस्ट के। सो व्हाट इज होस्ट, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, व्हाट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर हमने क्या देखा, व्हाट इज वेक्टर। अब हम क्या देख रहे हैं, होस्ट। इनमें 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे।
एक जिसके अंदर से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला, दूसरा उस जीन को जिसके अंदर डाला, दैट इज वेक्टर। अब इस वेक्टर को क्या कहते हैं कि इसको होस्ट के अंदर डालो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए होस्ट है क्या। तो होस्ट किसको बोलते हैं? मान लो कि अब इस डीएनए को जिसको हमने निकाला था तो ये कहीं ना कहीं पे इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। तो किसके अंदर करेगा? तो नेचुरल सी बात है जो इसका होस्ट होगा। मीन्स जैसे मैंने बात की प्लाज्मिड, तो ई कोलाई का प्लाज्मिड अगर एस्केरिया कोलाई जो है बैक्टीरिया अगर उसका प्लाज्मिड लिया तो नेचुरल सी बात है उसका अच्छा एटमॉस्फेयर कौन सा होगा, कौन प्रोवाइड करेगा? इन्वायरमेंट, जो ई कोलाई ही होगा। तो हम ऐसे प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर ही डालेंगे। तो मान लो ये हमारे पास आ गया ई कोलाई, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, और ये हमने अभी तैयार किया था प्लाज्मिड जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला था। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो बाहर तो करेगा नहीं क्योंकि इसको मीडियम चाहिए। तो मीडियम कहाँ से निकाल के लाए थे? इसको ई कोलाई से। जहाँ फिर ऐसा भी हो सकता है रिलेटेड स्पीसीज़ में भी डाल सकते हो। ओके, जैसे साल्मोनेला हमारे पास है, टाइफी, उसका ई कोलाई में डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मैच करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया हमारे पास होस्ट। ओके, ये हो गया हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए। सो अब हम क्या करेंगे, नो वी इंसर्ट द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। किस लिए करेंगे? हम करेंगे ताकि हमें जान तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म। सो हम इसके अंदर डालेंगे और इससे क्या होगा, ये यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा। और जब ये बहुत सारी कॉपी बनाते हैं हम उस प्रोसेस को बोलते हो दैट इज़ क्लोनिंग। क्या नाम देंगे? क्लोनिंग। और प्रोसेस कौन सा होगा? एम्पलीफिकेशन है, जो बहुत सारे बना रहा है। कैसे? उस इन्वायरमेंट को यूज़ करके, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ऑटोनोमसली ये रिप्रोड्यूस करता है। सो रिकम्बिनेंट डीएनए वाज ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरियम ई कोलाई। तो ये आ गया बैक्टीरियम कोलाई और ये आ गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आ गया पॉलीमरेज, फिर से नया वर्ड आ गया। सो व्हाट इज़ पॉलीमरेज? सो पॉलीमरेज एक फिर से एंजाइम आ गया जो इसको मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करने में मदद करेगा। ओके, इट रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो मतलब ये इसके अंदर ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ, ये मान लो ये मल्टीप्लाई करें बहुत सारे, देखो कितने हो गए। तो ये जितने भी यहाँ पे बना रहा हूँ ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास जो एक डाला तो इतने सारे हो गए। सो इट रेप्लिकेट बाय यूजिंग द पॉलीमरेज एंजाइम्स, इजंट इट। नेक्स्ट, तो जब ये पॉलीमरेज डाल दिया तो ये क्या करेगा? एम्पलीफिकेशन। और उस एम्पलीफिकेशन का रिजल्ट क्या होगा? इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट कॉपीज एंड दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। और ये इससे क्या होगा? क्लोनिंग बन जाएंगे। सो इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और उसके बाद उस रिकम्बिनेंट डीएनए से हम बहुत सारे कॉपीज़ को बना सकते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज़ क्लोनिंग। ओके, वेक्टर को अगर आप देखो, आप वेक्टर को और किसको, इंसर्टेड जीन जो होते हैं उनको आपस में जोड़ दो तो आपके पास बन जाता है दैट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक कि रिकम्बिनेंट डीएनए किस तरह से बनता है। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम आगे भी ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाएं, फ्लो चार्ट से समझाएं। जितना हो सके मैं सिंपल करने की कोशिश करूंगा। जो आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल तो इसको सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी थोड़ा सा बूस्ट होके और अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।